So this is all pairs shortest path. अब अभी तक हम जो देख रहे थे वो सारे सिंगल पेयर्स शॉर्टेस्ट पाथ थे. नाउ दिस इज ऑल पेयर्स शॉर्टेस्ट पाथ, यानी आपने हर वर्टेक्स से हर वर्टेक्स तक का शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है. सो शॉर्टेस्ट पाथ का हमें पता है कि शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है, और इसको हम वेरिएंट्स भी इसके देख चुके हैं, हमने इसका ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर भी देख लिया. अच्छा, सो अब हमने फाइंड करना है ऑल पेयर्स शॉर्टेस्ट पाथ. तो हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि अगर हम सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड कर लेते हैं तो हम उसको यूज कर सकते हैं टू कंप्यूट ऑल द अदर वेरिएंट्स ऑफ दिस प्रॉब्लम. ठीक है. तो जो सिंगल सोर्स हमने एल्गोरिथम्स डिस्कस किए हैं, डाइजेस्ट्रा और बैलमैन फोर्ड, उनको हम यूज कर सकते हैं ऑल पेयर्स शॉर्टेस्ट पाथ के लिए भी. तो अगर हमारे वेट्स नॉन नेगेटिव हैं तो हम डाइजेस्ट्रा यूज कर सकते हैं. ठीक है. सो हमें डाइजेस्ट्रा कितनी दफा यूज करना पड़ेगा? हमें हर वर्टेक्स को सोर्स वर्टेक्स के तौर पर ट्रीट करना पड़ेगा. ठीक है. और डाइजेस्ट्रा यूज करना पड़ेगा. उसके ऊपर हम डाइजेस्ट्रा अप्लाई कर देंगे. तो डाइजेस्ट्रा की कॉस्ट हमारे पास ई लॉग बी होती है. तो अगर हमें ये काम बी टाइम्स करना पड़ रहा है तो ये कॉस्ट कितनी हो जाएगी? बी इंटू ई लॉग बी. ठीक है. तो और ये जो ई है इसकी अपर बाउंड हमें पता है कि ये वी स्क्वेयर होती है. तो अगर हम यहाँ पे वी स्क्वेयर प्लग इन करें तो इसकी कॉस्ट बन जाएगी फिर वी क्यूब लॉग बी. ठीक है. तो अगर हम डाइजेस्ट्रा यूज करें टू फाइंड आउट ऑल पेयर्स शॉर्टेस्ट पाथ तो इसकी कॉस्ट हमारे पास होगी वी क्यूब लॉग वी. और बेलमैन फोर्ड की कॉस्ट हमारे पास थी वी इंटू ई. ठीक है. तो हम बेलमैन फोर्ड भी यूज कर सकते हैं. और बेलमैन फोर्ड भी डाइजेस्ट्रा की तरह सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम है. ठीक है. यानी वो सिर्फ एक सोर्स वर्टेक्स को और आप उससे सारे दूसरे वर्टेक्सेस तक का शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करते हैं. तो अगर हमें हर वर्टेक्स के लिए ये काम करना है तो हमें बेलमैन फोर्ड को वी टाइम्स यूज करना पड़ेगा. तो ये जब नेगेटिव वेट्स हो तब भी ऑब्वियसली आप इसको यूज कर सकते हैं. अच्छा, सो अगर आप इसको वी टाइम्स यूज करना पड़ रहा है तो ये क्या होगा? v इंटू दी ओरिजिनल कॉस्ट. और ओरिजिनल कॉस्ट है v इंटू ई. ठीक है. तो ये टोटल कॉस्ट फिर बन जाती है शॉर्टेस्ट ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ के लिए इसकी कॉस्ट बन जाती है वी स्केयर ई. ठीक है. और अगर ई की जगह हम वी स्केयर प्लग इन करते हैं तो दिस बिकम्स वी रेज पावर 4. तो अब इसकी जगह पे हम एक बेहतर एल्गोरिदम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. ये इसकी कॉस्ट तो v4 है, वी रेज पावर 4 है, और ये वी क्यूब इंटू लॉग वी है. ठीक है. तो अब हम इस प्रॉब्लम को तो यहाँ पे हमने ये जो ब्रूट फोर्स सॉर्ट ऑफ वे है, ये जो हम कर रहे हैं कि हम हर सोर्स वर्टेक्स के लिए अलग से ये काम कर रहे हैं, तो इसकी कॉस्ट काफी ज्यादा हमारे पास आ रही है. ठीक है. और अब हम इसके लिए एक डिफरेंट तरीका देखेंगे जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो हम एक तो हम वेट मैट्रिक्स बनाएंगे सबसे पहले. ठीक है. अब ये जो अप्रोच है ये डायनामिक प्रोग्रामिंग वाली अप्रोच है अब जो हमने करनी है. और ये काफी हद तक मिलती जुलती है जो हमने बेलमैन फोर्ड में देखी है. जैसे हमने बेलमैन फोर्ड में देखा था ना, हॉप्स के साथ हम कर सकते हैं कि कितनी हॉप्स अवेलेबल हैं आपको, या इस टाइम आपके शॉर्टेस्ट पाथ के अंदर कितने एजेस अवेलेबल हैं. तो उसी तरह से हम इसको करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये एक वेट मैट्रिक्स डिफाइन कर लें. इस वेट मैट्रिक्स को हमने यूज करना है आगे. तो डब्ल्यू आई जे, आई और जे आपके दो वर्टिसेस हैं. ठीक है. आपने पेयर्स की फॉर्म में शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है ना अब. तो आई और जे एक पेयर ऑफ वर्टिसेस है और आपने इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है, वेट फाइंड करना है. सो दिस वेट इज 0 इफ आई इज इक्वल टू जे. ठीक है. और इस वेट वैल्यू को आप इनफाइनाइट कर देंगे अगर आई और जे के दरमियान में कोई डायरेक्ट एज नहीं है. तो यहाँ पे अभी हम पाथ्स नहीं फाइंड कर रहे, यहाँ पे हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि उनके दरमियान एज है या नहीं. अगर कोई डायरेक्ट एज नहीं है आई और जे के दरमियान तो हम इसको इनफाइनाइट कर देंगे. ठीक है. और अगर इनके दरमियान कोई एज है तो इस एंट्री को हम वो एज का वेट असाइन कर देंगे. ठीक है. सो इस तरह से हम ये वेट मैट्रिक्स बना लेते हैं अपनी. जैसे अब आपके पास ये ग्राफ अवेलेबल है. ठीक है. और ये इसकी वेट मैट्रिक्स है. ये वेट मैट्रिक्स जो है इसमें आप देखें तो वर्टेक्स 1,1. ठीक है. बल्कि ये जो डायगोनल है ये सारे के सारे जीरोस हैं. ठीक है. क्योंकि 1,1 1 से 1 तक आने के लिए आपको जीरो कॉस्ट पड़ती है. ठीक है. जैसे हमने यहाँ पे देखा है 5 इज इक्वल टू जे, तो ये वैल्यू जीरो होगी.
और 1 और 5 अगर आप देखें, 1 से 5 पे आपने जाना हो तो B1 to B5, तो इस एज की वैल्यू 5 है। और B5 से B1 जाना हो तो आप ये वाला एज यूज करेंगे, इनके दरमियान ये वाला एज है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 3 है। और अगर आप 5 और 2 कंसीडर करें तो 5 और 2 के दरमियान कोई डायरेक्ट एज नहीं है, ठीक है, तो ये वैल्यू इनफाइनाइट है। तो ये बेसिकली आपकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स से ही आपके पास ये वेट मैट्रिक्स आ रही है। तो ये तो हमारी वेट मैट्रिक्स हो गई। अब हमने जैसे बेलमन फोर्ड में किया था वही काम हमने ऑलमोस्ट यहाँ पे भी करना है। और जो बेलमन फोर्ड में हमने किया था, जो हॉब्स की टर्म्स में हमने डिफाइन की थी चीज, वो एक्चुअली हमारी एक सब प्रॉब्लम थी। तो हमें पता है कि हमारे शॉर्टेस्ट पाथ में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस हो सकते हैं, B-1, ठीक है। तो हम सब प्रॉब्लम थी, वो हमारी सब प्रॉब्लम थी ऐसे शॉर्टेस्ट पाथ जिनमें एक एज अवेलेबल हो, ऐसे शॉर्टेस्ट पाथ जिनमें दो एजेस हो, फिर ऐसे शॉर्टेस्ट पाथ जिनमें तीन एजेस हो, ठीक है। और फिर इन वैल्यूज को हम यूज करते थे आगे जाने के लिए। तो वहां पे हम एजेस को क्या कह रहे थे, हॉप्स, ठीक है। तो एट द एंड हमारे पास कितने नंबर ऑफ हॉप्स या एजेस अवेलेबल थे, B-1। तो हम ऐसे सबसे पहले ऐसे सॉल्व करते थे जिनमें एक एज अवेलेबल हो, फिर दो, तीन, और इस तरह हम B-1 तक जाते थे। और डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हमारे पास यही होता है ना कि हम शॉर्टेस्ट पहले स्मॉलर सब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उनके सॉल्यूशंस को यूज करके हम फिर लार्जर सब प्रॉब्लम्स यूज करते हैं, उनको कंबाइन करके हम फिर एक फाइनल ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालते हैं। तो यहाँ पे हम पी है जो B-1 से लेके B-L तक जा रहा है। और इमीडिएट इंटरमीडिएट वर्टेक्स हम कहेंगे एनी वर्टेक्स ऑफ P अदर देन दिस स्टार्ट एंड दिस एंड वर्टेक्स, B-1 और B-L, ठीक है। सो बाकी जितने भी वर्टिसेस हैं वो इंटरमीडिएट वर्टिसेस हैं। फिर हम ये एक एंट्री डिफाइन करेंगे D-I-J सब सब सुपर के, ठीक है। तो I-J जो है, I-J हमारा एंडिंग वर्टेक्स है, और इनके अंदर हमने शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है बिटवीन दीज टू वर्टिसेस, ठीक है। और इंटरमीडिएट वर्टिसेस जो हमने अलाउ करने हैं उसको हम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए से, ठीक है। तो शुरू के आपका जो वर्टिसेस वाला सेट है उसके अंदर टोटल वर्टिसेस लेट से n है। तो शुरू के वर्टिसेस आप यूज कर सकते हैं एज इंटरमीडिएट वर्टिसेस, ठीक है। उसके अलावा आपको वर्टिसेस अलाउड नहीं है। सो यहाँ पे आप एक रिस्ट्रिक्टेड सेट ऑफ वर्टिसेस यूज कर रहे हैं, पूरा का पूरा सेट अवेलेबल नहीं है आपको, ठीक है। सो आप लेट से आप शुरू के वर्टिसेस यूज कर सकते हैं। तो उसको हम शो कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट में के लिख के कि आपको के इंटरमीडिएट वर्टिसेस अलाउड है। सो इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। सो D-5, 6, फिफ्थ वर्टेक्स से आपने सिक्स वर्टेक्स तक जाना है, ठीक है। सो अच्छा, ये जो इंटरमीडिएट वर्टिसेस हैं इनको आप रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं कि आप पहले ये काम कर लें कि आपके जितने वर्टिसेस हैं ना आपके वर्टेक्स सेट के अंदर, आप उनकी नंबरिंग कर लें, ठीक है, 1 से लेके N तक। और फिर उनमें से आप शुरू के वर्टिसेस इस तरह करके यूज कर सकते, उठा सकते हैं उसमें से, ठीक है। अच्छा, तो अब हमने 5 और 6 तक का शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है, ठीक है। और अगर आपके पास जीरो इंटरमीडिएट वर्टिसेस अवेलेबल है, आप कोई भी इंटरमीडिएट वर्टेक्स यूज नहीं कर सकते, तो फिफ्थ वर्टेक्स से आप सिक्स वर्टेक्स से फिर आप नहीं आ सकते, ठीक है। तो इसकी कॉस्ट आपके पास क्या होगी फिर, इनफाइनाइट। और लेट से आप फिर एक इंटरमीडिएट वर्टेक्स सिर्फ यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोई एक इंटरमीडिएट वर्टेक्स है जो आप यूज कर सकते हैं। और ये हमने नंबरिंग की हुई है, ठीक है, 1 से लेके 6 तक, ठीक है। तो हम फर्स्ट वर्टेक्स को एज इंटरमीडिएट वर्टेक्स अब यूज कर सकते हैं। तो आप 5 से फिर 1 पे आएंगे, 1 से 6 पे आएंगे, और आपके पास ये कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 9 + 4, 13। इसके बाद आपको पहले दो इंटरमीडिएट वर्टिसेस अलाउ हो जाते हैं, ठीक है। सो अब आपके पास ये 1 और 2 दोनों अवेलेबल है, आप इनको एज इंटरमीडिएट वर्टिसेस यूज कर सकते हैं। सो अब 1 के थ्रू जो पाथ था वो 13 वैल्यू दे रहा था, अगर आप 2 वाला पाथ यूज करें तो इट गिव्स यू 9, ठीक है। तो आप 2 वाला पाथ यूज कर लेंगे। तो
5 से आप 2 पे आएंगे, 2 से 6 पे आएंगे और इसकी कॉस्ट क्या होगी 9। फिर आपके पास 3 वर्टिसेस अवेलेबल है, ठीक है। 3 इंटरमीडिएट वर्टिसेस आप यूज कर सकते हैं, पहले 3, 1 2 और 3, ठीक है। तो 1 से आपको कॉस्ट पता है 13 आती है, 2 से आपकी कॉस्ट आती है 9, ठीक है। तो अगर आप ये 3 को यूज करके देख लेते हैं तो 5 से अब आपके पास 3 अवेलेबल हो गए ना इंटरमीडिएट वर्टिसेस। जरूरी नहीं है कि आपके सारे के सारे यूज करें, जैसे हमने यहाँ पे देखा है पहले हमारे पास सिर्फ 1 अवेलेबल था, तो हम ये 5 से 1 पे आ रहे थे, फिर 1 से 6 पे जा रहे थे। फिर हमारे पास 2 अवेलेबल है, ठीक है, 2 भी अवेलेबल है, अब 1 और 2 दोनों अवेलेबल है, लेकिन हम यूज सिर्फ 2 कर रहे थे। फिर हमारे पास अब 1 2 3 अवेलेबल है, और हम यूज कौन से कर रहे हैं, 5 से आप 3 पे जाएं, 3 से 2 पे, और फिर 2 से 6 पे जाएं, इसकी कॉस्ट आपके पास 8 आ रही है। इसके बाद आपके पास ये सारे इंटरमीडिएट वर्टिसेस अवेलेबल हैं, 1 2 3 4। अब आप देखें 5 से 4, 4 से 1, फिर 6 पे जाएं, तो आपके पास कॉस्ट 6 आ रही है। तो इस तरह आप इंटरमीडिएट वर्टिसेस बढ़ाते जाते हैं अपने, ठीक है। और ये इन इन अदर वर्ड आप यहाँ पे हॉप्स ही इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। या आप यूं कह लें कि आप यहाँ पे अब नंबर ऑफ एजेस जितने आप ट्रेवर्स करते हैं कर सकते हैं वो इंक्रीज करते जा रहे हैं एवरी स्टेप, ठीक है। तो आप शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड कर रहे हैं। तो इसी के बेस पे अब हम अपनी जो सब प्रॉब्लम है वो डिफाइन करेंगे। तो इंक्रीमेंट करते जाएंगे हम, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि हम नंबर ऑफ वर्टिसेस, इंटरमीडिएट वर्टिसेस को इंक्रीमेंट करते जाते हैं। तो ये जो हमने वेट मैट्रिक्स बनाई थी, उससे हमने एक मैट्रिक्स कंप्यूट करनी है, डी मैट्रिक्स, जिसके अंदर हमारे सारे शॉर्टेस्ट पाथ्स होंगे। तो शुरू में डी की जो पहली आइटरेशन है, उस डी की जो ऑफ जीरो वैल्यू है, ये जो सबस्क्रिप्ट है, ये अब आप शो कर रहा है कि आपने कितने इस टाइम पे हॉप्स अवेलेबल हैं, या कितने एजेस ट्रेवर्स कर रहे हैं, या कितने इंटरमीडिएट वर्टिसेस अवेलेबल है, ठीक है। तो ये यहाँ पे W है, शुरू में ये W के इक्वल होगा, जो W आपने वेट मैट्रिक्स बनाई थी। और हमारा गोल है कि एंड के ऊपर ये कोई एक डी मैट्रिक्स हमारे पास कंस्ट्रक्ट होगी जिसके अंदर सारे शॉर्टेस्ट पाथ्स होंगे। तो सब प्रॉब्लम हमारी अब यहाँ पे हमने देखना ये है कि जो डी के है इसको हमने किसी प्रीवियस सब प्रॉब्लम से कैसे सॉल्व करना है। अम, तो अब हमारे पास इसमें दो केसेस हो सकते हैं, ठीक है। आपके पास के नंबर ऑफ इंटरमीडिएट वर्टिसेस अवेलेबल हैं, ठीक है, यानी के हॉप्स अवेलेबल हैं, या आप इतने नंबर ऑफ एजेस ट्रेवर्स कर सकते हैं। तो अब आपने देखना है कि आपका जो किसी भी दो वर्टिसेस के दरमियान, आई और जे वर्टिसेस के दरमियान इतने इंटरमीडिएट वर्टिसेस अवेलेबल हैं, सॉरी के तक इंटरमीडिएट वर्टिसेस अवेलेबल हैं। और आपने देखना है कि ये जो आई से जे तक का पाथ है उसकी क्या वैल्यू हो सकती है यूजिंग ऑल दीज वर्टिसेस, 1 से लेके के तक के जो वर्टिसेस हैं। तो आपके पास दो तरह के केसेस बनेंगे। एक केस तो ये बनेगा कि आप ये केथ वर्टेक्स यूज करें, ठीक है, हो सकता है इससे आपको बेहतर वैल्यू मिलती हो। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि आप ये ना यूज करें, इसके बगैर हो सकता है आपको बेहतर वैल्यू मिलती हो। तो इसके बगैर वाला केस हमारे पास ये 1 है। तो आप 1 से के तक के इंटरमीडिएट वर्टिसेस की बजाय आप वैल्यू यूज करें 1 से k-1 तक के इंटरमीडिएट वर्टिसेस की। जब आपको 1 k-1 से बेहतर वैल्यू मिल रही हो तो आप के तक क्यों यूज करेंगे, एक एक्स्ट्रा एज ही ऐड हो रहा है ना यहाँ पे। सो एक वैल्यू तो आप ये उठा लें, केस 1 ये हो सकता है आपका, हो सकता है आपको k-1 से बेहतर वैल्यू मिल जाती हो, केथ वर्टेक्स को यूज करने की जरूरत ही ना पड़े। और केस 2 क्या हो सकता है कि के से बेहतर वैल्यू आती हो, ये जो केथ वर्टेक्स है, ये जो फाइनल वर्टेक्स अब एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, हो सकता है इसको इंटरमीडिएट वर्टेक्स के तौर पे यूज करने से आपके पास बेहतर वैल्यू आती हो। यानी आई से जे का कोई पाथ ऐसे डिफाइन होता हो जिसके अंदर ये के जो है ये कोई इंटरमीडिएट वर्टेक्स हो, ठीक है। हम सब पाथ डिफाइन कर देते हैं, आई से के, ठीक है, और फिर के से जे। तो आई से P1 और फिर पी इसको आई से के को हम P1 कह रहे हैं, के से जे को हम P2 कह रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो P1 है ये आई से के तक का शॉर्टेस्ट पाथ होगा, ठीक है। और इसके अंदर कोई भी इंटरमीडिएट वर्टिसेस हो सकते हैं 1 से लेके k-1 तक। के तो इसका एंड वर्टेक्स है ना, बाकी इसके अंदर कोई भी वर्टिसेस आ सकते हैं। लेकिन के यहाँ पे अब एक दफा ही आएगा, आई से जो के तक का पाथ है ना, इसके अंदर यहाँ पे के एंड पे आ रहा है ना, तो इस P1 के अंदर के नहीं होगा,
अगर P1 के अंदर भी K होता तो यहाँ पे साइकिल क्रिएट हो जाता, एक वर्टेक्स दो दफा यूज हो रहा होता। तो तो P1 जो पाथ है वो I से लेके K तक है, विद इंटरमीडिएट वर्टिसेस 1 to K-1। तो इस पाथ को हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, D I K, ठीक है, D I J जैसे हम करते हैं, I से J तक जब हमने करना था, D I K, और नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने अवेलेबल है, K-1। और दूसरा पाथ हमारे पास है K से लेके J तक का। इस पाथ के अंदर भी K शुरू में आ रहा है, इस पूरे पाथ के अंदर अब K कहीं पे भी नहीं होगा। अगर K यहाँ पे होगा इस पाथ के अंदर तो आपके पास साइकिल क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपके पास K-1 वर्टिसेस अवेलेबल है, तो D K to J विद K-1 इंटरमीडिएट वर्टिसेस। तो ये दो पाथ्स आपके पास बन गए, इनको आप सम कर लें तो आपके पास I से J तक का पाथ आ जाएगा। तो ये दो केसेस आपके पास बनते हैं, जो इनमें से बेहतर आपको वैल्यू देगा वो आपका फाइनल केस होगा। ठीक है, तो आपके पास इस तरह की इसकी रिकरियन आ जाएगी। एक ये केस है, ठीक है, केस 1, और ये केस 2 है, जिसमें केथ इंटरमीडिएट वर्टेक्स जो आपने अब ऐड किया वो यूज हो रहा है। केस 2 वो है। तो इनमें से जो आपको मिनिमम वैल्यू दे रहा हो वो आप यूज करके इस ये वैल्यू निकाल सकते हैं DI J की। तो दिस इज आवर एल्गोरिथम। अब ये जो एल्गोरिथम है इसके ऊपर पहले तो जो के है, के क्या आपको बता रहा है, नंबर ऑफ वर्टिसेस, ठीक है, इंटरमीडिएट वर्टिसेस जो आप यूज कर सकते हैं। तो ये 1 से n तक जाएगा। फिर आपके पास आपने अब पेयर्स बनाने हैं, ठीक है। तो पेयर्स आप ये दो जो नेस्टेड लूप्स हैं इनसे बना रहे हैं, आई और जे से। पहले तो ये n स्क्वायर पेयर्स होंगे आपके पास, ठीक है। फिर उनके अंदर आपने जब आपने पेयर्स बना लिए हैं, आपके पास इंटरमीडिएट वर्टिसेस भी आ गए, तब आप ये जो हमने दो केसेस अभी स्टडी किए हैं उनके साथ आप ये टेबल फिल कर सकते हैं। सो इसमें 3 लूप्स हैं, n तक जा रही हैं, ठीक है, या v, अगर नंबर ऑफ वर्टिसेस है तो v आप कह सकते हैं उसको। दिस इज ऑर्डर ऑफ v क्यूब। तो इसकी हम ये एग्जांपल देख लेते हैं। यू हैव दिस डायरेक्टेड ग्राफ, और ये सबसे पहले हमारे पास डी मैट्रिक्स है, और यहाँ पे ये इक्वल है वेट मैट्रिक्स के, ठीक है। ये आपके पास आप इसको वेट मैट्रिक्स कह लें, एडजेसेंसी मैट्रिक्स कह लें, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास यही अवेलेबल होती है, ठीक है। तो ये आपने वर्टिसेस की नंबरिंग भी की हुई है 1 2 3 4, और आपके ये जो रोज और कॉलम्स है आप इनको 1 2 और 3 4 समझे, ठीक है, ये जो आपने इनको नंबरिंग दी हुई है। सो डायगोनल आपकी एंट्रीज सारी जीरोज हैं, और बाकी एंट्रीज आपकी अगर कोई एज एग्जिस्ट करता है तो उस वेट के इक्वल है, उस एज के वेट के इक्वल है, अगर एज एग्जिस्ट नहीं करता तो इनफाइनाइट है। तो दिस इज इक्वल टू D(0), ठीक है। जब आपके पास जीरो क्या रिप्रेजेंट करता है, जो सुपर स्क्रिप्ट होता है कि आपके पास 0 हॉप्स अवेलेबल है। फिर D(1) हो जाएगा, यानी अब आपके पास 1 हॉप्स अवेलेबल है, या 1 इंटरमीडिएट वर्टेक्स अब आपके पास अवेलेबल है, और वो 1, ये वाला पहला वाला इंटरमीडिएट वर्टेक्स है, ये आपके पास अब अवेलेबल है। आप इसको यूज करके देखेंगे कि कोई पाथ्स इंप्रूव होते हैं या नहीं होते। तो D(0) इज दिस एंड D(1) इज दिस। जब आपके पास ये वाला वर्टेक्स भी अवेलेबल हो जाएगा, यहाँ पे आप देखें तो फोर्थ वर्टेक्स से सेकंड वर्टेक्स तक आपके पास कोई पाथ अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट की वैल्यू, क्योंकि 4 और 2 के दरमियान में कोई डायरेक्ट एज नहीं है। लेकिन जब आपके पास ये वर्टेक्स अवेलेबल हो गया है एज इंटरमीडिएट वर्टेक्स, तो अब आप 4 से 2 पे आ सकते हैं, ठीक है। तो -1 + 1 दिस वुड बिकम 0, तो ये वैल्यू अपडेट हो जाएगी। इसी तरह ये जो आपके पास थर्ड वर्टेक्स है उससे भी आप 2 पे, तो दिस इज थर्ड वर्टेक्स, ठीक है। हाँ, सो थर्ड वर्टेक्स से आप 2 में पहले भी आ सकते थे, इसकी वैल्यू 4 थी। लेकिन जब 1 वर्टेक्स को आप एज इंटरमीडिएट वर्टेक्स यूज कर सकते हैं तो इसकी वैल्यू बेहतर हो जाती है, 2 + 1 3 हो जाती है, ठीक है। तो ये आपके पास 3 से 2 पे आने के लिए जब आप 1 को यूज करेंगे तो दिस विल बिकम 2 + 1 3। इसके अलावा और कोई वैल्यू अपडेट नहीं होगी, ठीक है। फिर इसके बाद आप D(2), अब आपके पास पहले 2 वर्टिसेस अवेलेबल हो गए हैं एज इंटरमीडिएट वर्टिसेस। तो 1 और 2 आर इंटरमीडिएट वर्टिसेस, आप इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट वर्टेक्स है उससे जब आप 3 पे जाते हैं, प्रीवियसली इट वाज इनफाइनाइट, लेकिन अब आप इस 2 के थ्रू 3 पे जा सकते हैं, ठीक है। 2 को आप एज इंटरमीडिएट वर्टेक्स अब यूज कर सकते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 + 1 2, ठीक है। इसी तरह
फोर्थ वर्टेक्स से थर्ड वर्टेक्स पे अब आप जा सकते हैं, ठीक है। पहले नहीं जा सकते थे, लेकिन अब आप इन दो इंटरमीडिएट वर्टिसेस के थ्रू जा सकते हैं। सो दिस वुड बिकम -1 +1 +1, ठीक है, यानी 1 वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। फिर आपके पास तीन वर्टिसेस अवेलेबल हो गए हैं एज इंटरमीडिएट वर्टिसेस, 1 2 और 3। तो आप अब इनके साथ देखेंगे कि कौन कौन सी वैल्यूज अपडेट हो सकती हैं, यानी कहाँ कहाँ आप इन इंटरमीडिएट वर्टिसेस को यूज करके डिस्टेंस की वैल्यू इंप्रूव कर सकते हैं। और फाइनली आपके पास सारे के सारे वर्टिसेस अवेलेबल हो गए हैं एज इंटरमीडिएट वर्टिसेस। तो आप इन सारे वर्टिसेस को हर पॉसिबल पाथ के अंदर यूज करके देख सकते हैं कि इनसे आपकी पाथ की वैल्यूज इंप्रूव हो रही हैं या नहीं। और ये जो आपके पास अब मैट्रिक्स आई है, दिस इज योर फाइनल सोल्यूशन, और ये आपकी ऑल पेयर्स शॉर्टेस्ट पाथ्स की वैल्यूज हैं। एंड दिस वाज फ्लोइड वॉर्शल एल्गोरिथम। और यही हमारा लास्ट एल्गोरिथम भी था, बेलमन फोर्ड और फ्लोइड वॉर्शल। फ्लोइड वॉर्शल जो है ये बहुत मिलता जुलता है बेलमन फोर्ड से। इसमें भी हम वैसे ही हॉप्स कह लें आप उनको, या एजेस कह लें, या इंटरमीडिएट वर्टिसेस कह लें, उसी तरह हमें इसमें भी सॉल्व कर रहे हैं जैसे हमने बेलमन फोर्ड में किया था। बस डिफरेंस क्या है कि जो बेलमन फोर्ड था वो सिंगल पेयर था, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ था, और ये ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ। सो दैट इज ऑल। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग रुक सकते हैं, पूछ सकते हैं। अदरवाइज यू गाइस कैन लीव। और इसके बाद भी आपके कोई क्वेश्चंस हों तो आप मुझे मेल कर दें, ठीक है, कोर्स से रिलेटेड या इस लेक्चर से रिलेटेड, या कोई भी आपकी क्वेरीज हो।